हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? फाइन, ओके। चलिए एक बार फिर संकल्प IQ चैनल आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया है क्लास 12 फिजिक्स का गॉस की थ्योरम। ठीक है ना? तो सारे बच्चे पेन कागज़ लेकर के बैठ जाएं, रजिस्टर लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताया गया और आज का जो वीडियो है वो स्पेशल तौर पे आपके लिए बनाया गया है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम तो मैं सारे बच्चों को बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आज का। गॉस की प्रमेय, हम इसे गॉस को गाउस भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी बच्चे को गॉस प्रॉब्लम हो रही है तो गाउस कह सकता है। तो गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, मैं आपको बता रहा हूं। 10+2 लेवल में बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है 3 नंबर में। तो सारे बच्चे आज इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। बहुत इजी तरीका बताऊंगा, बिल्कुल किताब से हट के बताऊंगा, इजी से इजी मेथड। और देखना इसकी मदद से आप आगे के जो 2-3 इसके एप्लीकेशन पे डेरिवेशन है वो भी आपको बड़े आसान लगेंगे। बस आपको गॉस की थ्योरम को समझना है। तो देखिए गॉस की प्रमेय है क्या, सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो देखो हम लोगों ने पिछले वीडियो में फाई ई मैंने लिख दिया, देखता ही बच्चा पहचान गया होगा तुरंत, देखते ही कि फाई ई जो सर ने लिखा ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और मैं यहाँ पे क्यू लिख रहा हूं, तो क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो जो गॉस की थ्योरम है वो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इस इलेक्ट्रिक चार्ज में एक मैथमेटिकली रिलेशन बताती है। क्या बताती है? यानी इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक चार्ज में एक मैथमेटिकली रिलेशन होता है। और उस रिलेशन को बताया था जर्मन के एक महान गणितज्ञ थे, गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी कौन थे? कार्ल फेडरिक गाउस। क्या नाम था उनका? कार्ल फेडरिक गाउस थे। ये कहां के थे? जर्मन के थे। क्या थे? महान गणितज्ञ थे। कहते हैं इनको मैथ बहुत ज्यादा आती थी और भौतिक विज्ञान भी इनको बहुत ज्यादा, फिजिक्स भी आती थी। तो उन्होंने मैथमेटिक्स को फिजिक्स में समावेश कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने एक थ्योरम बनाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच रिलेशन बताती है। तो इस तरह से जर्मन के जो कार्ल फेडरिक गाउस नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि किसी बंद पृष्ठ के लिए, किसके लिए? ये देखिए यहां पे क्लोज सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होगा यहां पे, बच्चे याद रखेंगे। बंद पृष्ठ, क्या याद रखेंगे? बंद पृष्ठ, क्लोज सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे बंद पृष्ठ होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए, क्लोज सरफेस। तो इन्होंने क्या बताया गॉस की प्रमेय में कि किसी बंद पृष्ठ के लिए जो वैद्युत फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, उस पृष्ठ पर स्थित टोटल चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। ये किसने बताई? कार्ल फेडरिक गाउस नामक वैज्ञानिक ने बताया, जो कहां के थे? जर्मन के थे। और इन्होंने अपनी इस प्रमेय को सन 1835 ईस्वी में बताया था। कब बताया था? सन 1835 ईस्वी में बताया था। इन्होंने क्या बताया कि किसी बंद पृष्ठ के लिए जो वैद्युत फ्लक्स का मान होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो उस क्लोज सरफेस पे स्थित टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। तो क्लियर हो गया गॉस की प्रमेय सारे बच्चों को? क्या हो गए? बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ पर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब जरा देखिए, मैं आपको क्लियर कर दिया। तो देखिए यहां से कुछ क्वेश्चन बन गए जो वाइवा में बच्चों से पूछ ले जाते हैं। अब बच्चों से पूछ लिया गया कि बताइए गॉस की प्रमेय किसने बताई थी, तो बच्चा गॉस याद रखता है। अब एग्जामिनर ने कहते बेटा पूरा नाम बताओ उनका, तो बच्चा बताएगा कार्ल फेडरिक गाउस बता देगा। कहां के थे? जर्मन के वैज्ञानिक थे। ये क्या थे? महान गणितज्ञ थे। क्या थे? महान गणितज्ञ थे। ठीक है। और कब किया था? सन 1835 ईस्वी में किया था। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था क्लोज सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उस पर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब जरा देखिए इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बच्चे। देखिए यहां पे मैं बार बार बात कर रहा हूं क्लोज सरफेस की। देखिए ये बहुत वर्ड यहां पे इंपॉर्टेंट होगा, क्लोज सरफेस, क्योंकि गॉस की जो प्रमेय है वो बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है।
किसके लिए? बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है, बात बच्चे याद रखेंगे। तो अब जैसे यहां पे देखिए क्लोज सरफेस कैसा है, तो मैंने यहां पे एक क्लोज सरफेस देखो नियमित बना दिया। सपोज करो ये आपके सामने एक बंद गोला है, बच्चे ध्यान दे रहे हैं ना, ये क्या है? एक बंद गोला है। मैंने यहां पर क्या किया? एक अनियमित आकार का सरफेस बना दिया, ये भी टोटल क्लोज है। अब देखो इसके सेंटर पे मान लो यहां पे कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहां भी क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो अब जरा देखें यहां पे दोनों पृष्ठों के लिए गॉस की प्रमेय को हम लिखते कैसे हैं? ठीक है, लिखने का तरीका भी आना चाहिए ना हमको। तो देखो ये नियमित आकृति है, बहुत ध्यान देना जरा, ये क्या है? नियमित आकृति है। तो बताओ जब नियमित आकृति है तो इस नियमित आकृति का जो एरिया होगा वो फिक्स होगा। भाई नियमित आकृति का जो क्षेत्रफल होगा हम सारे बच्चों को पता होता है क्या होता है, लेकिन ये क्या है? अनियमित आकृति है तो हमें इसका एरिया नहीं पता होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं? नियमित के लिए हम लिख देते हैं इसके लिए जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसी का तरीका मैं दूसरा बता रहा हूं कैसे लिख सकते हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास अनियमित क्लोज सरफेस आ गया, ठीक, तो अब इसका क्षेत्रफल तो हमें नहीं पता है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें से एक छोटा सा पार्ट चुन लेते हैं जिसका एरिया बहुत सूक्ष्म मान लेते हैं। वो क्या मान लेते हैं? डीए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बहुत सूक्ष्म एरिया डीए मान लेते हैं। तो अब इसके लिए क्या लिख देते हैं कि अब बताइए प्लस चार्ज है ना, तो सारे बच्चों ने पढ़ा होगा आवेश से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, और सारे बच्चों ने यह भी पढ़ रखा होगा कि किसी खोखले गोलीय चालक या गोलीय पृष्ठ के भीतर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पृष्ठ से बाहर निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? पृष्ठ से बाहर निकलती हैं। तो देखो यहां पर भी एक एरिया होगा हमारा डीए, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, लेकिन यहां पे जो सरफेस का एरिया डीए है, तो चूंकि हमें इस आकृति का एरिया पता है तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आती। लेकिन यहां पे हमें इसका एरिया नहीं पता है, तो यहां पे एक सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए ले लेते हैं, तो यहां पर लिख दिया जाता है ई डॉट डी। तो बताओ इस बंद पृष्ठ से लिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? पिछले वीडियो हमने पढ़ा था फाई बराबर क्या होता है? ई डॉट ए होता है हमारा। क्या होता है? ई डॉट ए। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। ठीक, तो यहां पर ई डॉट डी ए और इसको इंटीग्रल लगा देते हैं, और ये बंद पृष्ठ के लिए होता है, और यहां पर ए लिख देते हैं। ठीक है, ये लिखना जरूरी नहीं, इसको लिखो चाहे ना लिखो, तो हम ई डॉट डी ए भी लिख सकते हैं, और इसको पढ़ा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षेत्रीय समाकलन बंद पृष्ठ के लिए। तो हम ये जो फाई ई है इसको हम ये भी लिख सकते हैं इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। तो देखो ये इंटीग्रल जो बनाते हैं और यहाँ पे ऐसे गोला लगा देते हैं, तो ये क्लोज सरफेस के लिए होता है। ध्यान रखेंगे किसके लिए? बंद पृष्ठ के लिए। तो यहां पर देखो क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? डीए लिखा हुआ है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षेत्रीय समाकलन इंटीग्रल, किसके लिए? क्लोज सरफेस के लिए, यानी बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र का क्षेत्रीय समाकलन पृष्ठ पर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना भी होता है। तो देखिए दोनों इक्वेशन मैंने यहां पे लिख दी, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, दोनों इक्वेशन आपके सही है। ये वाला थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंटरेस्टिंग बात कि जब हमारे ये फ्रेडरिक गाउस ने जब हमें सन 1835 ईस्वी में इस थ्योरम को अप्लाई किया तो उसे कोई मान्यता नहीं दी गई। सन 1867 ईस्वी में मैक्सवेल ने अपने जो इक्वेशन बनाए थे, सारे बच्चों ने पढ़ रखा होगा, उस इक्वेशन में उन्होंने इस मैथमेटिकली रिलेशन को शामिल किया, तब जाकर के इस प्रमेय के महत्व के बारे में पता चला हम सभी को। तो हम इसके लिए कहते हैं, तो वहां पर मैक्सवेल का इक्वेशन बन जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षेत्रीय समाकलन किसी बंद पृष्ठ के लिए, इसको क्या बोलेंगे? किसी बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र का क्षेत्रीय समाकलन पृष्ठ पर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यदि मैं ये स्टेटमेंट बोलूंगा तो ये हमारा मैक्सवेल के इक्वेशन में चला जाता है, और यदि मैं इसे बोल देता हूं बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ पर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, तो गॉस थ्योरम में आ जाता है। और देखा जाए तो दोनों एक ही चीजें लिखी हुई हैं, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्लियर हो गया? तो गॉस की थ्योरम सारे बच्चों को पता हो गई, ठीक है ना? तो मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूं, गॉस थ्योरम क्या है? बंद पृष्ठ के लिए। किसके लिए? बंद पृष्ठ के लिए। अब बच्चा अपनी स्टेटमेंट बोलेगा, इसको बोलना चाहे तो इसको बोल दे, इसको बोलना चाहे तो इसको बोल दे।
अब बच्चा कहता बंद पृष्ठ के लिए, अब बच्चा फ्री है, ये बोलेगा तो वैद्युत फ्लक्स, ये बोलेगा तो वैद्युत क्षेत्र का क्षेत्रीय समाकलन। क्या होता है, पृष्ठ पर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो आपके पास दो स्टेटमेंट्स आ गए, आपको जो लिखना हो लिख दीजिए, नंबर आपको दोनों में मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये गॉस की प्रमेय हो गई। तो सारे बच्चों को पता हो गया गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है। ठीक है ना, मैंने दो स्टेटमेंट बताए, दोनों में से जो बच्चे की इच्छा हो वो लिख दे। बस क्या लिखना है, थ्योरी कितनी आसान है, एक नंबर एक लाइन पे लिखना है आपको, किसी बंद पृष्ठ के लिए। किसके लिए, किसी बंद पृष्ठ के लिए। अब आगे बच्चा फ्री है दोनों क्वेश्चन में। किसी बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ पर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। या फिर यह कहना चाहता है तो किसी बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र का क्षेत्रीय समाकलन पृष्ठ पर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो इक्वेशन क्लियर हो गया। अब हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय को प्रूव करने को आता है। अब बहुत सारा बच्चा कहता है सर किताब में समझ में नहीं आता, क्या है, कहां से लिख देता है। तो देखिए मैं इसका प्रूवमेंट आपको बता रहा हूं, बहुत आसान बता रहा हूं, इतना ईजी तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। देखेंगे बस चुटकी में 2 मिनट में हल हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं, गॉस की प्रमेय को प्रूव करने जा रहे हैं, इसकी उपपत्ति लिखने जा रहे हैं। ठीक है, इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए भाई पिछले वीडियो को देखना बहुत जरूरी था। जिन्होंने नहीं देखा है तो उनकी कुछ कॉन्सेप्ट मैं यहां पे बता देना चाहता हूं। चलिए वो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट याद रखते हैं तो बहुत आसानी होगी आपको। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया एक चार्ज है, क्या है, एक चार्ज रखा हुआ है, ये क्यू चार्जेस है, इससे आर दूरी पर एक पॉइंट मान लो यहाँ पे पी है। तो बताओ इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से स्मॉल आर दूरी पर पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी 1/4πε0 Q/r²। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ये देखिए होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो कैसे पता चला, पी पर एक हमने प्रैक्टिकल चार्ज रख दिया तो ये चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई करेगा तो बाहर क्यों लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया। यदि माइनस कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखना है कितना होता है। तो बताओ ये कॉन्सेप्ट सारे बच्चों को पता है, बिंदु आवेश के कारण या बिंदु आवेश से स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना होता है। ठीक है, तो ये सारे बच्चों को पता हो गया। दूसरा, सारे बच्चों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ रखा है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई सरफेस है, क्या है, तो हर सरफेस का एक एरिया वेक्टर होता है और उस सरफेस पर खींचा गया परपेंडिकुलर अपवर्ड बाहर की ओर खींचा गया नॉर्मल ही हमारा एरिया वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तीसरी कॉन्सेप्ट सारे बच्चों ने पढ़ी होगी, जैसे हमने खोखला गोली चालक ले लिया और इसके केंद्र में हमने कोई चार्ज रख दिया। तो अब बताओ इससे वैद्युत बल रेखा निकलेंगे। तो सारे बच्चों ने पढ़ा होगा कि यदि किसी खोखले गोली चालक के केंद्र में कोई चार्ज रख दिया जाता है तो वैद्युत बल रेखाएं गोले के अंदर नहीं होती बल्कि गोले के पृष्ठ पर लंबवत बाहर की ओर होती हैं। कहाँ होती हैं, गोले के पृष्ठ पर लंबवत बाहर की ओर होती हैं। गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। तो हम लोगों ने देखे 3 कॉन्सेप्ट पढ़ी। बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना होता है। ठीक, किसी भी सरफेस पर खींचा गया नॉर्मल सरफेस के एरिया वेक्टर को बताता है। और किसी खोखले गोली चालक के यदि केंद्र में कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस खोखली गोली चालक के पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखा पृष्ठ के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होती है। बस इतनी बातें याद रखना है, गॉस की थ्योरम खत्म। चलिए ठीक है, और दूसरा एक और छोटी सी कॉन्सेप्ट याद रखोगे, किसी गोलीय चालक जो हमारा गोला होता है, तो सारे बच्चों ने गोले का एरिया पढ़ रखा होगा, ए बराबर होता है 4πr²। ये तो कॉमन सी बात है मैथ की। ठीक है ना, तो बात समझ में आ रही है, सारी मैथ ही है। क्या है, मैथ ही है। और मैथ क्यों है, क्योंकि इसको किसने, गणितज्ञ नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने, जानते हो बात और इंटरेस्टिंग बता दूं, उन्होंने जो मैथमेटिक्स है, मैथ को विज्ञान की रानी कहा था, क्वीन, साइंस ऑफ क्वीन। बात समझ में आ रही है। तो विज्ञान की रानी किसको कहा जाता है, मैथ को कहा जाता है। उन्होंने सिर्फ मैथ ही अप्लाई की, यानी मैथ का ही सॉल्यूशन दिया पूरा। तो ये सारी कॉन्सेप्ट बच्चों को याद हो गई होंगी। तो देखिए मैं इन्हीं को छोटा सा यूज करूंगा और गॉस की प्रमेय अभी 2 मिनट में प्रूव होती है। कितना आसान, देखिएगा सारे बच्चे। तो अब इसकी बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम, सर थ्योरी नहीं बना पाते, सर थ्योरी कैसे लिखते। मैं कहता हूं यार बुक छोड़ो, अपनी थ्योरी बनाओ, खुद कॉन्फिडेंस लाओ कि मुझे थ्योरी क्या लिखनी है। हम क्या करने जा रहे हैं ये बताओ। अच्छा, गॉस की प्रमेय प्रूव करने जा रहे हैं ना, तो लिख दीजिए गॉस की प्रमेय को प्रूव करने के लिए प्लस क्यू आवेश को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या का एक बंद गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। क्या दिक्कत है बताओ थ्योरी में। हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या का एक बंद गोलीय पृष्ठ खींच दिया। क्या कठिन है थ्योरी बताओ।
कितना आसान है। प्लस क्यू आवेश को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या का एक बंद गोलीय पृष्ठ खींच दिया। ठीक, अब ये जो गोलीय पृष्ठ बना, ठीक है ना, तो गोलीय पृष्ठ होगा, फुटबॉल की कल्पना करो, फुटबॉल बंद होता है तो गोलीय पृष्ठ बन गया। अब उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करते हैं, छोटे छोटे समान अल्पांश भागों में बांट देते हैं और प्रत्येक अल्पांश भाग को डेल्टा ए मान लेते हैं। कोई कोई डेल्टा ए लेता है, किसी को डी ए पसंद होता है। अब अपनी अपनी स्थिति है, जिसको जो अच्छा लगे नोट कर ले। डी ए भी अल्पांश भाग हो गया, डेल्टा ए भी अल्पांश भाग का क्षेत्रफल हो गया। तो मैंने क्या किया, प्लस क्यू आवेश लिया, केंद्र मान करके आर त्रिज्या का एक बंद गोलीय पृष्ठ खींचा और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को छोटे छोटे अल्पांश भागों में बांट दिया और प्रत्येक अल्पांश भाग का क्षेत्रफल कितना ले लिया, डेल्टा ए ले लिया। तो चलो मैंने यहां पर एक छोटा सा अल्पांश भाग, देखो यहां पे चित्र पे मैं इस मोटे पार्ट को बना रहा हूं, ये देखिए, ये अल्पांश भाग ले लिया जिसका एरिया हमारा है डेल्टा ए। कितना है, डेल्टा ए। तो चलो हम इस यहाँ पे पॉइंट पी लिख देते हैं। ये पी कहाँ है, सरफेस पर है, इस क्लोज सरफेस पर। इस भाग का एरिया कितना है, डेल्टा ए। अभी अभी हमने पढ़ा कि किसी भी सरफेस का जो एरिया होता है तो सरफेस पर खींचा गया नॉर्मल एरिया वेक्टर होता है। तो बताओ इस एरिया का, इतने पार्ट का जो मैंने लेट किया डेल्टा ए, इस पर खींचा गया नॉर्मल, ये देखिए क्या हो गया, हमारा एरिया वेक्टर हो गया। क्या हो गया, एरिया वेक्टर। किसका, एरिया का डायरेक्शन बता रहा है। और अभी अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पृष्ठ पर परपेंडिकुलर होती है। तो बताओ ये पृष्ठ पर ही तो है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। तो जरा बताइए इस बंद गोलीय पृष्ठ के पॉइंट P पर जो मैंने डेल्टा ए क्षेत्रफल लिया है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कैसे एक ही डायरेक्शन में है। तो बताओ यहां पे थीटा कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। तो बताओ गोलीय बंद गोलीय पृष्ठ के डेल्टा ए भाग से, डेल्टा ए क्या सूक्ष्म भाग है, तो देखिए जरा यहां पे हम क्या लिखेंगे, बंद गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म भाग से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर, फार्मूला सारे बच्चों को पता है भैया, ई ए कॉस थीटा। क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। तो भाई ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनटू ए क्या है, एरिया। तो बताओ यहां पर एरिया कितना है, डेल्टा ए। तो डेल्टा ए इंटू कॉस थीटा कितना है, ई और ए के बीच का 0, तो यहां 0 कर दिया, तो आ गया ई इंटू डेल्टा ए। कितना आ गया, E इंटू डेल्टा ए आ गया। तो ये किसी एक भाग से था ना, बंद गोलीय पृष्ठ के किसी एक भाग, ऐसे आ के किसी एक सूक्ष्म भाग से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। तो एक भाग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना आया। अब ये बताओ ये सारे सूक्ष्म भागों से मिलकर बना हुआ मान रहे हैं ना, तो बताइए सभी सूक्ष्म भागों से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब बताइए फाई ई बराबर क्या होगा, ई इंटू, तो अब देखिए मैं सभी सूक्ष्म भाग ले रहा हूं, तो एक सूक्ष्म भाग का एरिया क्या था, डेल्टा ए, दूसरे का क्या होगा, डेल्टा ए, तीसरे का क्या होगा, डेल्टा ए, चौथे का क्या होगा, डेल्टा ए, सबका डेल्टा ए, डेल्टा ए। तो मैं क्या करूंगा, सबको ऐड कर दूंगा, तो यहां पर कर दूंगा सिग्मा डेल्टा ए। क्या कर दिया, सिग्मा डेल्टा ए। अब बताइए सिग्मा डेल्टा ए, सारे बच्चों को पता है किसी गोले का एरिया जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो बताओ सिग्मा डेल्टा ए गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बताइए हमारा यहां से फाई ई बराबर आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। तो बताओ इस पृष्ठ से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है पूरे गोलीय पृष्ठ से, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बताइए इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, r डिस्टेंस पे। तो हमने पढ़ रखा है बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो देखो ये बिंदु आवेश है, इससे r दूरी पर ये पॉइंट P है। तो बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। तो बताइए बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। तो इस E की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो फाई E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन
आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाई बराबर आ गया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया। क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो बताइए मेरी प्रमेय प्रूव हो गई कि नहीं प्रूव हो गई। अब बच्चे को मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं, बच्चों को ये नहीं पसंद आ रहा, कह रहा मैं सर किताब वाला करूंगा, किताब में लिखा हुआ इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सर मैं ये करना चाहता हूं। तो भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सारा सिस्टम ही अप्लाई कर लीजिए। बस यहाँ पे जो आकृति मैंने बनाई है, यहाँ पर जो मैंने नियमित आकार का फिगर बनाया था उसे आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। ऐसे करके कोई भी एक सरफेस बना दीजिए, यहाँ पे चार्जेस रख दो, यहाँ पे एक सूक्ष्म एरिया ले लो डी ए, तो एरिया वेक्टर इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसको यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है। बस अब ये चूंकि अनियमित आकृति का हो गया तो फाई ई की जगह ई डॉट डी ए कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ई डॉट डी ए इंटीग्रल इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, प्रूव हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हमने गॉस की प्रमेय को भी प्रूव कर दिया। तो मैं बता रहा हूं गॉस की प्रमेय कहां कठिन लगी, बताइए कितना आसान है इसको प्रूव करना। खुद की थ्योरी बनाओ भैया। मैंने क्या बनाई, प्लस क्यू आवेश लिया, उसको केंद्र मानकर क्या किया, आर त्रिज्या का एक बंद गोलीय पृष्ठ खींच दिया, फिर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या किया, छोटे छोटे समान अल्पांश भागों में बांट दिया और प्रत्येक अल्पांश भाग का क्षेत्रफल कितना ले लिया, डेल्टा ए ले लिया, ठीक है। अब बंद गोलीय पृष्ठ के किसी एक सूक्ष्म अल्पांश भाग से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, तो फार्मूला क्या हमने पढ़ा पिछले वीडियो में, वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा। तो भैया ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने ई की जगह ये लिख दिया। ए एरिया होता है, तो यहाँ पे मैंने सूक्ष्म भाग डेल्टा ए लिया, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, डेल्टा ए। कॉस थीटा की वैल्यू ई और ए एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो थीटा कितना होगा, 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ई इंटू डेल्टा ए आ गया। अब सभी सूक्ष्म भागों से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, तो सभी सूक्ष्म भाग तो सारे एरियाज को ऐड कर देंगे, तो सिग्मा डेल्टा है। अब सिग्मा डेल्टा है तो पूरे बंद गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल आएगा जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, मैंने वैल्यू रख दी। ई क्या है, पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भैया पृष्ठ की प्लस आवेश से दूरी कितनी, आर, तो हमने पढ़ रखा है बिंदु आवेश से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखी, सॉल्व कर दिया, गॉस की प्रमेय प्रूफ हो गई। तो यहां से गॉस की प्रमेय तो बिल्कुल थ्योरी कंप्लीट हो गई ना, सारे बच्चों को क्लियर हो भी गया होगा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से इसके क्रॉस क्वेश्चन बताता हूं। गॉस की प्रमेय को किसने प्रूव किया था, तो कार्ल फ्रेडरिक गाउस नामक साइंटिस्ट ने किया था, सन 1835 ईस्वी में किया था। और ये कहाँ के, जर्मन के रहने वाले वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े गणितज्ञ थे। इन्होंने गणित को विज्ञान की रानी भी कहा था, ठीक है ना। तो इस तरह से, और क्या इन्होंने थ्योरम बताई कि बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ पर स्थित कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यहां पर एक बात और याद रखने वाली चीज है, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। यहां पर बच्चा प्रॉब्लम करता है कि सर यहां थोड़ी दिक्कत हो जाती है। पहला तो गॉस की प्रमेय सिर्फ और सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है, ये बात तो बिल्कुल बच्चा दिमाग में याद कर ले। बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला याद रखो, या फिर इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, दोनों में से फॉर्मूला याद रखिए, ठीक। और दूसरा मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जैसे कोई हमारा बंद पृष्ठ सममित आकृति का हो गया, कैसा हो गया, सममित आकृति का, सममित का मतलब निश्चित आकृति में फलक भुजाएं होती हैं और हमारा उसके केंद्र में कोई चार्ज रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक घन बना दिया, क्या बना दिया, घन बना दिया, तो बताओ घन में कितनी फलकें होती हैं, 6 होती हैं। अब मैंने घन के केंद्र में कोई चार्ज रख दिया, तो किसी एक फलक से रिलेटेड जो वैद्युत फ्लक्स आता है हमारा, वो होता है Q अपॉन, या हम ये कह सकते हैं एक फलक से वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई अपॉन स्मॉल n। कितना होगा, किसी एक फलक से रिलेटेड वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई अपॉन एन, एन माने होती है फलक यानी उसकी साइड, तो एन का भाग दे देते हैं। तो बताओ फाई की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बताओ घन में कितनी फलकें होती हैं, 6, तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा आंसर आ जाएगा फाई बराबर क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार यूपी एग्जाम में पूछा भी गया है कि यदि कोई आवेश घन के केंद्र में रखा हुआ है तो उसके किसी एक फलक से रिलेटेड वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो आज का वीडियो सारे बच्चों को अच्छा लगा होगा। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिए भाई, और बहुत ही अच्छे से रीड करिए, और वीडियो को देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, तो मेरी भी एनर्जी बढ़ेगी, जिससे आपकी भी एनर्जी बढ़ेगी, और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा मैं, ठीक है। ओके।